Hello everyone, welcome to NTA Net Economics. So in today's video, we will discuss some important MCQs for the upcoming exam of UGC Net as well as SET. So आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ important questions. So the first question is that in World Trade Organization terminology, subsidies in general are identified by the boxes. So कहते हैं कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की टर्मिनोलॉजी में सब्सिडीज़ को आइडेंटिफाई किया जाता है बॉक्सेस के द्वारा विच आर गिवन दी कलर्स ऑफ ग्रीन एम्बर एंड ब्लू. सो इन बॉक्सेस को कलर दिए हुए हैं कौन कौन से, ग्रीन, एम्बर और ब्लू. विच ऑफ दीज सब्सिडीज डू नॉट डिस्टॉर्ट द ट्रेड एंड आर अलाउड बाय द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन. सो इनमें से कौन सी सब्सिडी ऐसी हैं जो कि ट्रेड को डिस्टॉर्ट नहीं करती, यानी कि ट्रेड को ख़राब नहीं करती, और जिनको अलाउ किया जाता है बाय द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन. सो हमारे ऑप्शंस हैं, फर्स्ट इज़ ग्रीन, बी ऑप्शन इज़ एम्बर, सी ऑप्शन इज़ ब्लू एंड द लास्ट वन इज़ नन ऑफ द अबव. सो इनमें से जो ग्रीन बॉक्स वाली सब्सिडीज़ हैं ये ट्रेड को डिस्टॉर्ट नहीं करती और इनको अलाउ किया जाता है बाय द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन. सो हियर ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन. Now second question. Which of the following is not an objective of the World Trade Organization? So यहाँ पे उन्होंने कुछ objectives दिए हुए हैं और हमसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा जो objective है वो World Trade Organization का नहीं है. ऑप्शंस हैं, ए ऑप्शन इज़ टू इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल ऑफ द मेंबर्स ऑफ कंट्री, यानी कि अपनी मेंबर कंट्रीज़ के लोगों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इम्प्रूव करना, उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में सुधार लाना. बी इज़ टू एनलार्ज प्रोडक्शन एंड ट्रेड ऑफ गुड, यानी कि प्रोडक्शन और गुड्स के ट्रेड को बढ़ाना. सी ऑप्शन इज़ टू प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना. एंड डी ऑप्शन इज़ टू इम्प्रूव द बैलेंस ऑफ पेमेंट सिचुएशन ऑफ द मेंबर कंट्रीज़, यानी कि अपनी मेंबर कंट्रीज़ की बैलेंस ऑफ पेमेंट सिचुएशन को इम्प्रूव करना. सो यहाँ पे ये जो लास्ट ऑब्जेक्टिव है, टू इम्प्रूव द बैलेंस ऑफ पेमेंट सिचुएशन ऑफ द मेंबर कंट्रीज़ is not an objective of World Trade Organization. It is the objective of IMF. ये IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का ऑब्जेक्टिव है अपनी मेंबर कंट्रीज़ के बैलेंस ऑफ पेमेंट सिचुएशन को सुधारना. ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव नहीं है. सो हियर डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हैज़ रिप्लेस. सो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने कौन सी ऑर्गेनाइजेशन को जो था वो रिप्लेस किया था. सो ऑप्शंस हैं, यूनिसेफ, बी ऑप्शन इज़ गैट, थर्ड इज़ यूनिडू एंड द लास्ट वन इज़ यूनेस्को. सो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हैज़ रिप्लेस्ड गैट. गैट जो था ये आया था ऑन 1 जनवरी 1948 में जो था वो आया था गैट, और इसको रिप्लेस किया गया था बाय द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ऑन 1 जनवरी 1995. सो 1995 में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आया था जिसने कि रिप्लेस किया था गैट को. सो हेयर बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन. नाउ नेक्स्ट, वेयर इज़ द हेडक्वार्टर्स ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज़ लोकेटेड. सो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है. सो हमारी ऑप्शन है, ए इज़ मॉन्ट्रियल, बी इज़ सियाटल, सी इज़ जेनेवा एंड द लास्ट वन इज़ द हेग. So the headquarter of World Trade Organization is located in Geneva. So Geneva में जो है वो World Trade Organization का headquarter है. So C is the correct option. Now next, population dividend refers to. So population dividend किसको refer करता है. So options हैं, the total number of population, total number of population कितना है. B is the youthful age structure of a population. सो यहाँ पे एज स्ट्रक्चर को जो है वो पॉपुलेशन डिविडेंड जो है वो रेफर करता है यूथफुल एज स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन. सी इज़ द रिलेटिवली हाई प्रपोर्शन ऑफ एक्सपीरियंस्ड एज्ड पीपल एंड द लास्ट इज माइग्रेशन फ्रॉम रिचर रीजन टू पुअर रीजन. सो पॉपुलेशन डिविडेंड रेफर्स टू द यूथफुल एज स्ट्रक्चर ऑफ अ पॉपुलेशन. सो पॉपुलेशन डिविडेंड किसको रेफर करता है कि हमारी वर्किंग एज पॉपुलेशन कितनी है और हमारी नॉन वर्किंग एज पॉपुलेशन कितनी है. वर्किंग एज पॉपुलेशन का मतलब ये है कि 15 से लेके 64 वाले एज स्ट्रक्चर में कितने लोग आते हैं,
और नॉन वर्किंग एज पॉपुलेशन का मतलब ये है कि 14 से नीचे वाले और 65 से ऊपर वाले कितने लोग जो हैं पॉपुलेशन में हैं। सो पॉपुलेशन डिविडेंड किसको रेफर करता है, वर्किंग एज पॉपुलेशन और नॉन वर्किंग एज पॉपुलेशन को जो है वो रेफर करता है। सो द यूथफुल एज स्ट्रक्चर ऑफ अ पॉपुलेशन इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट, विच कर्व इज यूज टू डिटरमिन द डिग्री ऑफ इनइक्वालिटी इन एन इकोनॉमी। सो कौन सा जो कर्व है वो डिटरमिन करता है डिग्री ऑफ इनइक्वालिटी इन एन इकोनॉमी। सो हमारे ऑप्शंस हैं, फर्स्ट इज लॉरेंस कर्व, बी इज कुजनेट कर्व, सी इज लेफर कर्व एंड द डी इज फिलिप्स कर्व। सो यहाँ पे हमारा जो लॉरेंस कर्व है ये डिटरमिन करता है डिग्री ऑफ इनइक्वालिटी इन एन इकोनॉमी। सो यहाँ पे हमारा जो कुजनेट कर्व है ये रिप्रेजेंट करता है, कंपेयर करता है इकोनॉमिक इनइक्वालिटी अगेंस्ट पर कैपिटा इनकम और इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सो यहाँ पे जो लेफर कर्व है ये लेफर कर्व क्या शो करता है, रिलेशनशिप बिटवीन टैक्स रेट एंड टैक्स कलेक्शन। सो इसके बाद है फिलिप्स कर्व, जो फिलिप्स कर्व है क्या शो करता है, रिलेशनशिप शो करता है किसमें, अनएम्प्लॉयमेंट रेट में और इसके अलावा इन्फ्लेशन रेट में जो रिलेशनशिप है ये शो करता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मेंट बाय प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का क्या मतलब है, ऑप्शंस हैं, इंक्रीज इन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी ओवर टाइम में होने वाला कमोडिटी के प्राइस में होने वाली वृद्धि। बी इज़ अ सिचुएशन वेयर द सेम प्रोडक्ट इज सोल्ड टू डिफरेंट कंज्यूमर्स फॉर डिफरेंट प्राइजेस, यानी कि एक ही प्रोडक्ट को डिफरेंट कंज्यूमर को डिफरेंट प्राइजेस के ऊपर सेल करना। सी सब्सिडाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय द गवर्नमेंट टू सेल इट एट द लोअर प्राइस। सो गवर्नमेंट के द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी ताकि जो प्रोडक्ट है उसको लोअर प्राइस पे बेचा जा सके। डी इज जनरल डिक्राइज इन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी ओवर टाइम। सो ओवर टाइम कमोडिटी के प्राइस में होने वाली कमी। सो यहाँ पे किसके बारे में पूछा गया, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। सो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज अ सिचुएशन वेयर द सेम प्रोडक्ट इज सोल्ड टू डिफरेंट कंज्यूमर फॉर डिफरेंट प्राइजेस। सो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें सेम प्रोडक्ट को अलग अलग लोगों को अलग अलग प्राइजेस के ऊपर बेचा जाता है। सो हेयर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी इज रिलेटेड टू। सो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी किसके साथ रिलेटेड है। सो ऑप्शंस हैं हमारे, फर्स्ट इज मॉनेटरी पॉलिसी, बी इज फिजिकल पॉलिसी, सी इज क्रेडिट राशनिंग टूल एंड द डी इज गवर्नमेंट सब्सिडीज। सो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी इज रिलेटेड टू मॉनेटरी पॉलिसी। सो ये मॉनेटरी पॉलिसी का टूल है। सो हेयर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट, कोर इन्फ्लेशन इंक्लूड्स विच अमंग द फॉलोइंग। सो कोर इन्फ्लेशन में इनमें से किस किस को इंक्लूड किया जाता है। सो ऑप्शंस हैं, फूड सेक्टर, बी इज एनर्जी सेक्टर, सी इज बोथ फर्स्ट एंड सेकंड एंड डी इज नाइदर। सो कोर इन्फ्लेशन में इन दोनों में से किसी को भी इंक्लूड नहीं किया जाता। सो हेयर नाइदर ए नॉर बी इज़ द करेक्ट। सो इसमें हम लोग फूड और इसके अलावा एनर्जी जो है उसको इंक्लूड नहीं करते, इसके लिए इसका जो डी ऑप्शन ये करेक्ट है। Now the last question of today's video, which among the following item having the highest weight in consumer price index for industrial workers। So यहाँ पे जो items given है इनमें से कौन सी item का highest weight है in consumer price index for industrial workers। So options है, A is housing, B is clothing, C is food एंड लास्ट इज नन ऑफ द अबव। सो यहाँ पे जो फूड है इसका हाईएस्ट वेट है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर में, इसके बाद आता है हाउसिंग और सबसे लास्ट में आता है क्लोथिंग। सो फूड का जो है वो हाईएस्ट वेट है इन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। सो हेयर सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।